Conceptual question number 6. A 100 coulomb charge body of mass 20 kg repels 1 coulomb charge body of 10 kg with a force of 2000 Newton. Will smaller charge body apply force same slash का मतलब है R, same R, smaller or greater force on 20 kg charge body. हमारे पास दो चार्ज बॉडीज है। एक चार्ज बॉडी है वो 20 kg है। मैं यहाँ पर फिगर में शो कर रहा हूँ। सपोज ये 20 kg है और ये 10 kg। इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है और इसके ऊपर चार्ज 100 कूलम है। ये दोनों चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपल कर रही है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है कि 20 kg चार्ज बॉडी है जो कि बिग बॉडी है, 20 kg चार्ज बॉडी 10 kg जो कि स्मॉलर बॉडी है, 10 kg बॉडी के ऊपर 2000 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो 10 kg बॉडी 20 kg बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी? यानी कि हमें ऑप्शन दिया है उन्होंने, सेम फोर्स लगाएगी या 10 kg चार्ज बॉडी 20 kg चार्ज बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लगाएगी या स्मॉलर फोर्स लगाएगी या ग्रेटर फोर्स लगाएगी। यानी कि 2000 फोर्स लगाएगी या 2000 से कम फोर्स लगाएगी या 2000 से ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ये हमने बताना है। यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दूसरा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू ईच रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सपोज ये दो बॉडी है, अगर ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर 2000 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो ये बॉडी 2000 फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगाएगी इस डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम होगी। यानी कि अगर ये बॉडी 2000 न्यूटन फोर्स इस पे लगा रही है तो ये बॉडी 2000 फोर्स इस पे लगाएगी। एक चीज़ यहाँ से क्लियर है, ये दोनों बॉडीज सेम फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाएगी। अगर बिगर बॉडी दैट इज 20 kg चार्ज बॉडी है, स्मॉलर बॉडी 10 kg चार्ज बॉडी के ऊपर 2000 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो स्मॉलर बॉडी 10 kg चार्ज बॉडी है वो 20 kg चार्ज बॉडी के ऊपर भी 2000 न्यूटन फोर्स लगाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, यानी कि जो 20 kg बॉडी जो है 10 kg बॉडी के ऊपर 2000 फोर्स न्यूटन लगा रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 10 kg के बॉडी है वो 20 kg बॉडी के ऊपर भी 2000 न्यूटन फोर्स लगाएगी। अगर ऐसा है तो फिर स्मॉलर बॉडी बिग बॉडी की तरफ मूव क्यों करती है? तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर स्मॉलर बॉडी बिगर बॉडी की तरफ मूव कर रही है एक्शन रिएक्शन की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है एक बॉडी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। बॉडी के मूव करने का ताल्लुक जो है हमारे पास है मास और एक्सेलरेशन है, जो कि अभी हम समझेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law of motion, second law of motion will move faster than the larger body 20 kg as F is equal to ma। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें।
A इज इक्वल टू एफ अपान एम। फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पर फोर्स सेम है। फोर्स सेम मीन्स फोर्स कांस्टेंट है। के साथ इक्वल टू का हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है 1 अपान एम। छोटी बॉडी का, स्मॉल बॉडी का मास स्मॉल तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, बिग बॉडी का मास ज़्यादा एक्सेलरेशन कम होगा। तो जो छोटी बॉडी है वो तेज़ी से मूव कर रही है क्योंकि उसका मास कम है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होने का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हाई वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी। जबकि बिग बॉडी की जो स्पीड कम होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज इट डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशन। जब आसमानी बिजली चमकती है, आसमानी बिजली चमकने के जब मौसम हो जाते हैं, यानी कि आसमानी जब बिजली चमकने के दौरान कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो वर्कर्स है, उनको जो स्टील के जो लंबे पोल को, खंभों को वर्टिकली अपराइट पकड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से उनके लिए उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसकी रीज़न क्या है? हम जानते हैं जो क्लाउड है, क्लाउड क्या है? हमारे पास वाटर है, क्लाउड के अंदर वाटर के ज़रात हैं, और जब लाइटनिंग के जो मौसम बनते हैं तो हवाएं चलती है। उससे पहले जब हवाएं चलती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स और बादलों के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनके आपस में रबिंग से क्लाउड के अंदर चार्ज आ जाते हैं। हवाएं चलती रहती है तो बार बार के रबिंग से चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाता है। वो चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाता है, आखिर में ज़मीन के करीब टाल बिल्डिंग, पहाड़ के ऊपर अनलाइक चार्ज क्रिएट करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस तरह से हैवी चार्ज को पाथ मिलता है ऊपर बादलों से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। जब मजदूर स्टील के लंबे पोल को जब खड़ा करते हैं लाइटनिंग के दौरान, तो लंबाई की वजह से, वो जो लंबा होने की वजह से वो जो पोल है वो क्लाउड के करीब है। जब ऊपर से हैवी चार्ज नीचे आते हैं ज़मीन की तरफ, वो जो हैवी चार्जेस है वो उस पोल के थ्रू, क्योंकि एयर तो हमारे पास बैड कंडक्टर है, लेकिन स्टील पोल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ से चार्ज फ्लो होकर हमारे जिस्म से गुजर के ज़मीन के अंदर जाता है। क्योंकि हम ज़मीन के साथ टच है, तो हमारे ज़मीन के अंदर ये खूबी है, यह सलाहियत मौजूद है कि वो हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज को जज़्ब कर सकती है। तो जब हमारी ज़मीन, हमारे जिस्म भी कंडक्टर है, पोल, स्टील पोल भी कंडक्टर है, तो हैवी चार्जेस पोल और हमारे जिस्म से गुजर कर ज़मीन के अंदर एंटर होते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, मजदूर की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए मजदूर को ये एडवाइस की जाती है कि वो लाइटनिंग के दौरान काम ना करें, काम को स्टॉप करें, क्योंकि इससे देखो ना, इससे क्या होगा, अगर मजदूर को कुछ होता है तो फिर वो काम भी रुक जाएगा। लाइटनिंग के दौरान वो काम रोक ले, जो ही लाइटनिंग ख़त्म हो जाए, यानी कि मौसम साफ हो जाए, तो वो काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखें, हमने चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। और इसके अलावा जो लाइटनिंग के दौरान खुले मैदान में, दरियाओं पर स्विमिंग भी नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें लाइटनिंग के दौरान अपने अपने घरों में रहें।